हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो कल हमारी सेवन्थ क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी थी। कल की क्लास में हमने सेवन्थ क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, सिक्स्थ क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट होगी और सिक्स्थ क्लास की हमने सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी भी कंप्लीट कर ली। आज की जो क्लास में हम एनसीईआरटी शुरू करेंगे वो सेवन्थ क्लास की सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी शुरू करेंगे और हम इस एनसीईआरटी को फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देन हम एट्थ क्लास की करने के बाद टोटल जब हमारी हो जाएंगे उसके बाद हम ज्योग्राफी की बात करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी को हम एनसीईआरटी या क्लास के अकॉर्डिंग डिफाइन नहीं कर सकते। ज्योग्राफी का एक अलग कॉन्सेप्ट है अपना सारा, तो वो हमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही डिटेल में करना पड़ेगा। तो हम फटाफट पहले इनको पूरा करते हैं, दो रह गई जो। देखो अब इसके अंदर क्या है, तो ये सामाजिक विज्ञान की बुक है, ये हमारे इसके अंदर चैप्टर है 10 चैप्टर है। और जो पहला चैप्टर है हमारा, इसके अंदर बताया गया, पहले चैप्टर के अंदर किस चीज के बारे में बताया, समानता के बारे में बताया कि समानता क्या है। तो भारत की जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं तो उसके अंदर 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 36 तक हमारे लिए 6 मौलिक अधिकार दिए गए, जिसमें से पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर जो 18 तक वर्णन किया गया वो किसका किया गया है, समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो इसमें ये पहले तो कहानी दे रखी है, ये नहीं करनी है। आप यहां से टॉपिक देखो, ये है, इसके अंदर टॉपिक है हमारा ये मताधिकार में समानता। सार्वभौमिक वेशक मतलब मताधिकार। जब भारत का संविधान लागू किया गया था ना, तो उसी समय जो संविधान निर्माता थे उन्होंने सबसे पहले भारत के अंदर सार्वभौमिक वेशक मताधिकार के कानून को लागू कर दिया था। साथ ही कि भारत की जो जनता है, जो भी 80+ व्यक्ति हैं, उन सभी को वोट देने का राइट होगा। उस टाइम में जो वोट देने की एज थी वो थी 21। उसके बाद में 69 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, इस एक्ट के माध्यम से जो वोट देने की एज है उसको 21 वर्ष से कम करके कितना कर दिया है, 18 कर दिया गया। अब प्रेजेंट के अंदर भी कितनी एज है, तो 18 वर्ष। जो एक ऐसा बच्चा जिसकी एज 18 कंप्लीट हो चुकी है और उसका मतदाता सूची में नाम है, यानी कि उसने अपने नाम का वोटर कार्ड बनवा रखा है, तो उस हर एक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, ये बताया गया है इसके अंदर। ठीक है, उस हर एक व्यक्ति को क्या है, तो वोट देने का अधिकार है। इसमें देखते हैं हम क्या है, मेन चीज तो मैंने आपको बता दी। अब एक स्टोरी है, वो स्टोरी फटाफट पढ़ के, मतलब एक सुनने वाली चीज रहेगी। अगर आप एक बार इसको सुनोगे तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा भी इस पूरे चैप्टर में क्या बताया गया है। और जो भी मेन इंपॉर्टेंट चीज होगी वो मैं साथ के साथ अंडरलाइन करवाती हुई जाऊंगी, और जो मेन चीज है जो याद रखने वाली है, जो अभी मैंने बताई है आपको, वो याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार, ये नहीं है कि सीटेट में हमेशा ही टफ क्वेश्चन आते हैं, कई बार सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन अगर जैसे सार्वभौमिक वेशक मताधिकार है, तो क्या ये संविधान में दिया हुआ है, तो बिल्कुल दिया हुआ है। या फिर पूछ लेता है समानता का अधिकार जो है वो किस आर्टिकल के अंदर है, कितने मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार है, तो ये सारी आ जाती हैं। अगर किसी भी बच्चे को मौलिक अधिकारों के ऊपर पूरी वीडियो चाहिए, या नहीं पूरा डिटेल में आपको चाहिए कि समझना है मौलिक अधिकार हमारा एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और अगर कमेंट करोगे तो ही मैं आपको वीडियो पूरा बना के दूंगी। मौलिक अधिकारों के ऊपर हमारा एक डिटेल में वीडियो होगा, और उस वीडियो के अलावा एक भी पॉइंट किसी भी एग्जाम के अंदर बाहर नहीं हो सकता है। उस वीडियो के अंदर सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे हमारे मौलिक अधिकारों में। और वो वीडियो मिलेगी अगर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, और आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओगे भी हाँ हमें ऐसी वीडियो की जरूरत है, तो ही वो वीडियो लाई जाएगी, वरना वो वीडियो नहीं लाई जाएगी। अगर आपको जरूरत है तो कमेंट करो, और फिर आपको मौलिक अधिकारों के ऊपर एक सबसे अच्छी वीडियो, एक ही वीडियो के अंदर सारा कंटेंट एक ही जगह पे दिया जाएगा। ठीक है, अभी जो इस एनसीईआरटी बुक में है हम बेसिक एक बार वही पढ़ लेते हैं।
कहानी का आरंभ जो कांता की वोट देने की लाइन में खड़े होने से होता है। उन भिन्न भिन्न लोगों को जो देखो, जो उनके साथ में लाइन के अंदर खड़े हुए हैं। कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनको कोई भी धर्म हो या कि शिक्षा, कोई भी जाति है, गरीब है, अमीर है, कोई भी हो। जैसे इसे आप पिछली पुस्तक के अंदर पढ़ा है, इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। ठीक है। और यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी हो, क्यों न हो, वोट देने का हकदार है। अब इसमें कांता की ये कहानी बता रखी है, पूरे में ही देखो आप, कांता ही कांता की कहानी बता रही है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो भी मैंने आर्टिकल वगैरह बताए वो ध्यान में रखनी है आपको। इसके बाद में ये कहानी दे रखी है, ये हमारे काम की नहीं है। इसके अंदर भी ये पूरी कहानी दे रखी है, देखो। ठीक है। इसके अंदर मैं आपको बताऊं, हाँ, ये यहाँ से करते हैं हम एक बार, कि कौन कौन सी असमानताएं क्या हैं। भारतीय लोकतंत्र में रहते हुए जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत के लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय है, हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और भारत में होने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती है। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक समानता जातिगत व्यवस्था है, यानी कि जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को भेदभाव करना, किसी व्यक्ति से ये कहना कि इसे इस नौकरी के ऊपर नहीं रखा जा सकता है क्योंकि ये एक निम्न जाति का है, ये पोस्ट सिर्फ ऊंची जाति के लिए, तो उसे जातिगत व्यवस्था या जातिगत भेदभाव कहा गया है। ठीक है। ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत भेद पहचान का अनुभव शायद बहुत छोटी आयु से ही हो जाता है। यदि आप भारत के शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो शायद यह सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते, परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए, तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीयों के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़े। दलितों के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ कुचला हुआ या टूटा हुआ। ये पॉइंट जो है ये ध्यान में रखना कि दलित का मीनिंग क्या होता है। कुचला हुआ, दबा हुआ, टूटा हुआ इसका मीनिंग होता है। तीनों में से कुछ भी आ सकता है, टूटा हुआ, दबा हुआ, कुचला हुआ, तीनों सेंटेंस में से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट है कि दलित शब्द का मीनिंग क्या है। और एक मैं आपको ये और बात बताऊं, दलित शब्द का भारतीय संविधान में कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया है। दलितों के लिए ठक्कर बप्पा जो है उनके द्वारा आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, लेकिन दलित शब्द डायरेक्ट हमें कहीं पर भी वर्णन नहीं मिलता है भारतीय संविधान में पूरे में। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूठन, ये ध्यान में रखना। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो मतलब कहानी आत्मकथा का नाम क्या है, जूठन है। कथा में मुझे दूसरों से अलग बैठना पड़ता था और वह फर्श पर भी, क्योंकि बैठने की टाट पट्टी पर एक जगह नहीं होती थी। कभी कभी मुझे सबसे पीछे दूरी पर बैठना होता था, बिल्कुल दरवाजे के पास में। कभी कभी बिना किसी कारण के मुझे मारा पीटा जाता था। जब वे कक्षा में 4 थे, प्राध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। यानी कि जो 4th क्लास में जब वे थे उस टाइम की बात बता रहा है ये। मुझे ऐसे वे लिखते हैं कि मुझे जैसे छोटे और कमजोर शरीर वालों की तुलना में मैदान बहुत बड़ा था और उसकी सफाई करने में मेरी पीठ दर्द करने लगी। मेरा चेहरा धूल से भर गया, धूल मेरे मुंह के अंदर चली गई और मेरी कक्षा के दूसरे बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। प्रधानाध्यापक अपने कमरे में बैठे देख रहे थे। मुझे एक बारी पानी की भी अनुमति नहीं दी। मैं दिन भर झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों के दरवाजे, खिड़कियों से शिक्षक, लड़के और यह तमाशा देखते रहे। ओम प्रकाश से अगले 2 दिन तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती है और यह क्रम तभी रुका जब उधर
से गुजरते हुए उसके पिता ने बेटे को झाड़ू लगाते देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्ण सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर ले जाते हैं और ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हैं कि तुम एक शिक्षक हो, इसीलिए अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन मास्टर इतना याद रखना, यह यही पढ़ेगा इसी स्कूल में, और अकेले यही नहीं, इसके बाद और भी बहुत सारे पढ़ेंगे। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है। ये ओम प्रकाश जो है उनकी कहानी देगी। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? जूठन नाम है। एक क्वेश्चन मैंने दलित को बारे में बताया है और एक क्वेश्चन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लेकर बताया है, और मैंने को मौलिक अधिकार फंडामेंटल जो राइट्स है उनके बारे में क्वेश्चन बताया है। ध्यान में रखना, जब भी हमारा एग्जाम होगा सीटेट का, तो उस सीटेट के एग्जाम के अंदर ये मैं पूरा आपको बकायदा एक वीडियो के थ्रू दिखाऊंगी कि जो चीजें मैंने आपको बताई है वो कितना % एग्जाम में पूछी जा रही है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो आप क्लास को। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश लोग भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है, जो शहर पर किराए में एक मकान लेना चाहते हैं। वे पैसे वाले थे, इसलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। मैं मकान ढूंढने में मदद लेने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गया। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपति को मकान अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालिक ने उसके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगे कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी संपत्ति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। उसके सामने उस दूसरे और तीसरे मकान में भी जो उन्हें पसंद आए यही बहाना दोहराया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे। अंसारी संपत्ति ऐसा करने की इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीना ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालिकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार हो गई। यानी कि ये क्या हो रहा है, तो ये उनके नाम के आधार पर, उनकी जात के आधार पर, उनकी मतलब उनके धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है। अभी ये कहता है मानवीय गरिमा का मूल्य क्या है। इसमें मानवीय गरिमा का मूल्य क्या है? कुछ लोगों के साथ में असमानता का व्यवहार इस कारण होता है कि उनका जन्म किसी लिंग, जाति, धर्म में हुआ और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ में असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। जब लोगों के साथ में असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति के साथ में किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठोस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनके जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उसके सम्मान को बुरी तरह से आहत किया और उन्हें यह महसूस करवाया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं, उनमें कमतर हैं, यानी कि उनसे कमजोर हैं, वे उनसे अलग हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कह सके, किंतु जब उसके पिता ने उससे अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार का क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के साथ में विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपति को मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें अपना नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान ने ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने इस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। वे उसी सम्मान और गरिमा के हकदार हैं थे जो अन्य व्यक्ति को मिलता है या अन्य व्यक्ति जिसके हकदार हैं। भारतीय लोकतंत्र में समानता क्या है? ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना जो भी टॉपिक आएगा। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी धर्म या जाति, शैक्षणिक, आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन ये आर्टिकल 14 में बताया गया है। ये किसके अंदर है? तो इसका वर्णन जो है ये आर्टिकल 14 के अंदर वर्णन है। अगर पूरा देखें तो ये आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है, ये आर्टिकल 14 टू लेकर 18 जो है ये किसके बारे में बताता है? हमें समानता के अधिकार के बारे में बताता है।
आर्टिकल 14 के अंदर जो कानून के समक्ष समानता है ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। मैं कानून के समक्ष समानता जो है ये हमने ब्रिटेन से ली है। और कानूनों के समान संरक्षण का जो सिद्धांत है आर्टिकल 14 के अंदर वो हमने अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक कोई भी पॉइंट दे दिया जाता है कि ये चीज हमने कहाँ से ली, जैसे पूछ लिया जाता है मौलिक कर्तव्यों को हमने किस देश के संविधान से अपनाया, तो मौलिक कर्तव्यों को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, आयरलैंड सोवियत संघ जो रूस है उसके संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है, क्योंकि रूसी संविधान में इनका वर्णन मिलता है। वे सब समान माने जाएंगे। इसके बाद इसके साथ भी यह नहीं कह सकते हैं कि आत्म असमानता खत्म हो गई है, यह खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या है, कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया। यहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं था। अब अनेक कानून लोगों के समान और उनके साथ में समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उसमें जो निम्नलिखित है, जैसे प्रथम क्या बताया गया है, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी काम करने वाली घरेलू नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक जैसे कानूनों का पालन करना पड़ेगा। दूसरा क्या बताया है, किसी भी व्यक्ति के साथ में उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, उसकी स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, थर्ड क्या बताता है इसके अंदर कि हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थलों पर जा सकता है, जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें, बाजार इत्यादि शामिल हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया गया है। भारत के संविधान के द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया है, पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं के द्वारा। सुविधा विहीन समाज की मदद करके भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनमें के साथ में सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की गई हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अक्सर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर मिलने चाहिए, ज्यादा विकास की अपॉर्चुनिटीज दी जाए उनको। इस दिशा में सरकार के द्वारा उठाया गया एक कदम मध्यम भोजन योजना है। ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो मध्यम भोजन योजना का है, ये लास्ट ईयर जो एग्जाम था सीटेट का उसमें पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन क्या आता है, मध्यम भोजन योजना कब शुरू की गई थी? ये 2001 में शुरू की गई थी। उसके बाद में कहाँ पर शुरू की गई थी? सबसे पहले ये तमिलनाडु राज्य के अंदर शुरू की गई थी। ये दो पॉइंट है, दोनों ही पूछे जाते हैं। और अभी इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पीएम पोषण योजना नाम कर दिया गया। 2014 से इसको नया न्यू लॉन्च दिया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल में दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में आरंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय में सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। इसी अपने कार्यक्रम में काफी सकारात्मक प्रभाव हुआ। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित स्कूल आना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर स्कूल वापस नहीं लौटते थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्यमा भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर जाना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में निम्न और उच्च जाति के बच्चे साथ ही साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्यमा भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है।
जो प्राय खाली पेट स्कूल आते थे, इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। यानी एक तो इसके कारण जो स्कूल के अंदर नामांकन दर है वो बड़े मतलब ज़्यादा बढ़ेगी बच्चों की। दूसरा जो ड्रॉप आउट की समस्या है स्कूल के अंदर वो भी कम होगी। थर्ड क्या होती है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो गरीब होने के कारण अपना पेट नहीं भर सकते हैं, तो उनका ध्यान पढ़ाई के अंदर सही नहीं लग पाता है। तो उन बच्चों का पढ़ाई के अंदर जो ध्यान है वो भी इससे बढ़ेगा क्योंकि उनका पेट भरा हुआ होगा। ठीक है? एक उन बच्चों के लिए भी ये लाभदायक है। इसीलिए और फोर्थ इसके अंदर क्या था, जो महिलाएं काम करके अपना घर चलाती हैं, उन महिलाओं को प्रतिदिन दोपहर के अंदर काम छोड़कर अपने बच्चों को भोजन खिलाने के लिए घर आना पड़ता था वापस काम से, और वो इतनी ही उनको खाना खिलाने के लिए आती फिर वापस जाया करती थी। उनका काम करने का टाइम वेस्ट होता था जिसके कारण उनका वेतन भी कम मिलता था। तो वो समस्या भी खत्म होगी क्योंकि बच्चों को स्कूल में ही भोजन दिया जा रहा है। अब उनकी जो माँ है, माताएँ हैं, उनको अपना काम छोड़कर दोपहर में घर आने की ज़रूरत नहीं होती थी, तो उनको वेतन भी ज़्यादा मिलने लगा, उनके आर्थिक कंडीशन पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जब हम एक पॉलिसी की बात करते हैं, एक पॉलिसी के कई डोमेन होते हैं और उसके अलग-अलग इफ़ेक्ट और जो होते हैं, हमें इफ़ेक्ट पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में ही अलग-अलग इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है? यदि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, तो कभी-कभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्य-माह भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उपस्थिति बढ़ा दी, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों से बहुत अलग है। यानी कि प्राइवेट स्कूल से तो वो अलग है। अब देखो उससे तो कंपैरिजन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या बताया है। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। उन बच्चों को ऐसे असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे-धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है, यानी कि किसी को भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए और हर व्यक्ति सम्मानजनक हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करने का एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्ति और भिन्न-भिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप जैसे कि आगे पढ़ेंगे। अब हाँ, एक लास्ट टाइम सीटेट के अंदर ये पूछा गया था कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है, यानी कि कुछ नहीं है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्तियों को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल और विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना होता है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं हो सकता है। ये किसने कहा था? तो ये बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वाक्य हैं। उन्होंने कहे थे ये भेदभाव को लेकर। और भीमराव अंबेडकर जी ने एक पॉइंट ये भी कहा था कि आप जो मतलब निम्न जाति के हैं या जो गरीब लोग हैं, उनको आप आरक्षण के माध्यम से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन मेरा मानना है, अगर जो निम्न जाति के लोग हैं, उनको ऊपर उठाना है दलित समूह को, तो उनको आरक्षण के लिए उनको शिक्षा के अधिकार की ज़रूरत है। क्योंकि शिक्षा का अधिकार एक ऐसा अधिकार है, जो कि सारे भेदभाव को खत्म कर सकता है। क्योंकि अगर आरक्षण लेकर भी एक निम्न जाति का दलित व्यक्ति ऊपर पहुंचेगा तो वहां पर भी उसे ऊंची जाति के व्यक्तियों का ही सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो कहीं पे जा रहा है तो उस डिपार्टमेंट के अंदर कोई हेड होगा, उस डिपार्टमेंट के अंदर कोई उसके बड़ा अधिकारी होगा जो कि उच्च जाति से संबंधित होगा, तो वो कहीं ना कहीं उसका शोषण जरूर करेगा। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि सबसे अच्छा जो हथियार है वो आरक्षण पर नहीं बल्कि शिक्षा पर इन्वेस्टमेंट करो इनकी।
अब ये कहता है लोकतंत्र के मुद्दे क्या हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे, अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकियों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत असमानता का व्यवहार हुआ और कानून भी उन्हें समान अधिकार नहीं मानता। उदाहरण के लिए जब एक ये अब जो एग्जाम्पल आएगा ना वो सीटेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है कई बार सीटेट एग्जाम के लिए। और इस पैरा के अंदर इस पैराग्राफ में ये बात बताई गई है कि क्या आप ये सोचते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो इसके अंदर इस प्रकार की भेदभाव जैसी असमानता जैसी घटनाएं देखने को मिलती है? बिल्कुल गलत है। दुनिया का सबसे बड़ी लोकतंत्र भारत और अमेरिका के अंदर भी बाकायदा ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। अमेरिका के अंदर जो अफ्रीकी मूल के लोग रहते हैं जो कि काले रंग के हैं, उनके साथ में नागरिक अधिकार आंदोलन होने से पहले बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था। वो भेदभाव नागरिक अधिकार आंदोलन के बाद में खत्म हुआ है। और अमेरिका विश्व का इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी अमेरिका के अंदर सीमित मताधिकार दिया गया था। महिलाओं को वोट देने का कोई राइट नहीं था। ये भी महिला आंदोलन होता है जिसे वुमेन एम्पावरमेंट या मूवमेंट के नाम से जाना गया है। तो उसके होने के बाद में महिलाओं को वहां पर वोटिंग राइट दिया गया है। तो इस प्रकार की समस्याएं सिर्फ एक भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में नहीं है, बल्कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर 200 राष्ट्र हैं। उन 200 राष्ट्र में सभी में हमें ऐसी जो समस्याएं देखने को मिलती है किसी न किसी बेस पे, सिर्फ तानाशाह कंट्री को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर ऐसी कोई समस्या देखने को नहीं आती, क्योंकि उनका पॉलिटिकल सिस्टम ही अलग है इनसे। देखो, बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता है और जब कोई भी कहे गोरा आदमी बैठना चाहता है तो उसे उसकी सीट से उठ जाना पड़ता था। ये रोजा पार्कर की कहानी है, पूछी गई है एग्जाम में, ध्यान से देखना इसको। एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला है। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम पर थक जाने के बाद में बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उसके इनकार करने से अफ्रीकी अमेरिकियों के साथ में असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन आरंभ हुआ, जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी कि सिविल राइट मूवमेंट कहलाता है। 1964 में नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया और इससे यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों के साथ में स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए बनाए गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकी गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसी सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं होती है और कम योग्यता वाले शिक्षक होते हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं और उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों से जैसा ऊंचा होता है। ये रोजा पार्कर की कहानी जो सिविल राइट मूवमेंट हुआ था इसके बारे में बताई गई है। कब होती है? 1 दिसंबर 1955 को होती है, लेकिन ये नागरिक अधिकार अधिनियम कब आता है? 1964 के अंदर आता है। ये रोजा पार्कर की कहानी अफ्रीकी अमेरिकन मूल की जो महिला है उसकी कहानी कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है। ये कहानी ये कई बार आंसर तो सेम ही होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन की सेंस होती है उसको हर बार चेंज कर दिया जाता है, जिसके कारण बच्चे क्या करते हैं, पीवाईक्यू के अंदर उसी क्वेश्चन को रट कर चले जाते हैं और वहां पर जब आंसर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन की सेंस बिल्कुल चेंज होती है। वो उनको अगर समझ में है, उन्होंने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया है, पीवाईक्यू को समझ विकसित की है अपनी, तो वो उसका सही आंसर दे सकते हैं। अगर जिस बच्चे ने पीवाईक्यू को रट कर गया है भी हाँ इसका आंसर ये है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, इसका ये क्वेश्चन है, वो बच्चा कभी भी सीटेट एग्जाम में मतलब अच्छे नंबर नहीं लेके आ सकता। इसके लिए हमें जो पीवाईक्यू है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनको समझने की जरूरत है। सिर्फ समझना ही काफी है। अगर हम पढ़ेंगे तो वो याद करना है, उससे हम पेपर के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके।